हेलो गाइस, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम आपसे जो मेरी बात हुई थी वो हम लोगों ने बातचीत किया था पॉलिटी पे। रेगुलर आप लोगों की डिमांड है कि कुछ क्लासेस आप लोगों को पॉलिटी की प्रोवाइड की जाए, कुछ ज्योग्राफी की क्लासेस प्रोवाइड की जाए, कुछ मैथ्स की भी क्लासेस की डिमांड आ रही है। और इसके अलावा जो है बहुत सारी क्लासेस आप लोग यूपी स्पेशल पे डिमांड कर रहे हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिए, बच्चों को बताइए कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए दिया जा रहा है और यहाँ पे रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि बीच में क्लासेस ब्रेक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और पॉलिटी पे जो क्लासेस अभी हमने रोक दी थी, एक पॉलिटी की मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा। लगभग मुझे लगता है कि 50-60 लेक्चर लगेंगे, 50-60 वीडियोस होंगी जिसमें पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस पॉलिटी को कंप्लीट करने के बाद आप पीसीएस लेवल तक के लगभग 80 to 90% क्वेश्चंस को आप लोग कवर कर लोगे। पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चंस को आप कवर कर लोगे। और आप कंटिन्यू वीडियोस को वॉच करो, कमेंट करो और आप सब्सक्राइब करो। जितने भी आपके क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं, जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप मुझे बताओ। डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चंस को पूछो। और मैं चाहता हूं कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, अधिक से अधिक लोगों तक बताओ। क्योंकि बच्चों, ये ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आज 4 वीडियो डाल रहे हैं, 5 वीडियो डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको ये कंटिन्यू क्लासेस अवेलेबल रहेंगी और पूरी की पूरे लेक्चर आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। पूरा लेक्चर, जैसे पूरी पॉलिटी, पूरी ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। रोज आपको एक वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी। रोज का रोज आप कंप्लीट करो और रोज का रोज जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को बताओ। 10 क्वेश्चन पर डे वीडियो के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा। और वो क्वेश्चंस बीच में भी हो सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखो, बहुत ध्यान से देखो। 20-22 मिनट की वीडियो है, बहुत कुछ मैं सिखा के जाऊंगा आपको। और यकीन मानो, बहुत कुछ इंप्रूव कर दूंगा मैं आपको। बेटा, पढ़ाने की शैली अच्छी है, बेहतर है, आपको चीजें समझ में आएंगी। ज्यादा कोई शोर शराबा नहीं, टू द पॉइंट बात करता हूँ। जो एग्जाम के पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, सीधी वही बात आपके साथ मेरी होती है। तो चलिए, ज्यादा शोर शराबा नहीं करते, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने 1861 के एक्ट तक हमने किया था। और आज जो जो हम लोग को पढ़ना है वो एक्ट ऑफ 1892, 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम। और ये जो एक्ट है, हम लोग इस एक्ट के द्वारा ये जानेंगे कि इसमें क्या प्रावधान किया गया था। इसमें बच्चों केवल एक ही प्रावधान था, और वो प्रावधान था कि इस एक्ट के द्वारा जो भारतीय लोग हैं वो बजट पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि वो बजट पर काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काउंटर क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए उस समय पर 1892 में अंग्रेजों की सरकार थी यहाँ पे। और अंग्रेज जब भारत में थे तो वो भारतीयों को ये एहसास कराते थे कि हम लोग आपको बेहतर करने के लिए यहाँ पर है, हम आपको सिविलाइज्ड करने के लिए यहाँ पर है। मतलब अंग्रेज लोग जो भारत में हैं वो भारत को सभ्य बनाने के लिए हैं। और वो सभ्य बनाने की आड़ में भारत का शोषण कर रहे थे, आर्थिक शोषण कर रहे थे, सामाजिक शोषण कर रहे थे, सभी तरह से भारतीयों का वो शोषण कर रहे थे। तो इसमें भारतीय लोग भी जो है कई बार अपनी बात को रखे कि भाई उनके पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए, उनके पास भी अधिकार होना चाहिए। अगर आप सभ्य बना रहे हो भारत को, तो आप जो हमसे टैक्सेस लेते हो, भाई अंग्रेज लोग तो भारत में रह के भारतीयों से टैक्स लेते थे। तो जो टैक्स अंग्रेज भारतीयों से ले रहे थे, वो टैक्स कहाँ जा रहा है, किस मद पे जा रहा है, कहाँ पे खर्चा हो रहा है, इन सब बातों को जो है भारतीय लोग जानना चाहते थे। तो भारतीयों का दबाव था कि बजट बनाओ। तो आपको पता है कि 1861 का 1861 का जो एक्ट है, यानी कि आज से अगर हम तुलना करें तो लगभग 40 साल, वो 100 साल, ये 140 साल, और लगभग 160 साल पहले की बात है। 1861 में जो है पहली बार भारत में बजट बना था। लेकिन उस बजट पर भारतीय लोगों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, काउंटर क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था, और उस पर किसी तरह का बहस भारतीयों को करने का अधिकार नहीं था। अगर आप देखेंगे तो उसके 31 साल के बाद 1892 में एक एक्ट आया, 1892 का अधिनियम। और इस एक्ट के द्वारा जो भारतीय लोग थे, ये भारतीय लोगों को, भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। बजट पर जो है बहस करने का, सॉरी बहस नहीं, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। पूरक प्रश्न क्या होता है? पूरक प्रश्न का मतलब होता है काउंटर क्वेश्चन। पूरक प्रश्न का मतलब होता है COUNTER, काउंटर क्वेश्चन। यानी कि अगर अंग्रेज बजट के बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो उस बात को, उस तथ्य को भारतीय लोग काउंटर करके पूछ सकते थे कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, राइट।
तो 1892 के अधिनियम को आप ध्यान रखेंगे। इसमें सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है और वो क्या है कि ये भारतीय लोग बजट पर पूरक प्रश्न यानी कि काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते थे। बच्चों 1892 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग यहां से आगे बढ़ें तो हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे। जैसे 1892 के बाद आगे आइए तो 1909 में एक एक्ट आया था जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले और मिंटो सुधार, मार्ले और मिंटो सुधार कहते हैं। शायद वो से थोड़ी सी गलती हो गई। जो 1892 का एक्ट था, 1892 का अधिनियम, इसके द्वारा जो है भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। बच्चों मैं क्षमा चाहता हूं, अभी मैं लास्ट बात में गलत बोल गया। 1892 का जो अधिनियम था इसके द्वारा बहस करने का अधिकार मिला था, बहस। और जो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है वो 1909 में मिला था। राइट, आप इसी को करेक्ट कर लीजिएगा। 1909 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था और 1892 में बजट पर बहस करने का, क्या, तो बजट पर बहस करने का अधिकार जो है वो मिला था भारतीयों को। अब 1909 में जो एक्ट आया, 1909 का मतलब ये हो गया बच्चों कि आज से लगभग 113 साल पहले, 114 साल पहले की बात है ये। 1909 में एक एक्ट आया। ये एक्ट आने का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्ट आने का मतलब ये है कि भारत में जो अंग्रेजी कंपनी थी और जो अंग्रेजी शासन था, तो उसके लिए सीधा कानून ब्रिटेन की संसद से पास होकर के आता था और ब्रिटेन की महारानी का उस पर अंतिम हस्ताक्षर होता था। तो उसके बाद वो कानून भारत में लागू होता था। तो ये जो जैसे जिस सन में कानून आते थे उसी सन को हम लोग एक्ट कहते हैं कि इस एक्ट में ये कानून आया। तो 1909 में जो कानून आया था इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और मार्ले मिंटो सुधार में जो सबसे बड़ा, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो नोटिस करने के लायक है, जो देखने के लायक है, वो ये है कि इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार, हम कह सकते हैं कि भारत में पहली बार जो है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन, आप कह सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन को मान्यता दी गई। सांप्रदायिक निर्वाचन को मान्यता दी गई, मान्यता दी गई। अब ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्या है भैया? सांप्रदायिक निर्वाचन ये है कि जैसे आप अगर आज के 113 साल पहले देखिए तो भारत में पाकिस्तान, एक मिनट जरा पानी पीना है। सॉरी गाइस। देखिए अब थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो रहा है, प्यास व्यास दिख लगेगी, तो पीछे पानी वानी चलता रहेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ऊँट नहीं है और मैं भी नहीं हूं, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूं और आप भी एक सामान्य व्यक्ति हो। गर्मी में प्यास वास लगती रहती है और हम दोनों में से कोई भी ऊँट नहीं है कम से कम, अब ऊँट नहीं तो प्यास लगेगी भाई। तो भारत में पहली बार जो है सांप्रदायिक निर्वाचन को मान्यता देगी। सांप्रदायिक निर्वाचन क्या है एक्चुअली? अगर आप देखो ना, जो 1947 में जो भारत का बंटवारा हुआ, यानी कि भारत और पाकिस्तान नाम के जो दो देश बने, भारत और पाकिस्तान नाम के जो दो देश बने, उस देश को बनने में इस एक्ट का बड़ा योगदान है। जो भारत सरकार या जो भारत के लोगों से जो पहली बड़ी गलती हुई थी, वो गलती आप ये कह सकते हो कि यहां पर 1919 में ये प्रावधान किया गया था कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पर केवल मुसलमान व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और मुसलमान कैंडिडेट्स को, मुसलमान जो लोग हैं उसको वोट करेंगे। यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर पहली बार, सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि एक धर्म को बेहतर बताना, दूसरे को खराब बताना। अगर मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं और जय श्री राम और हिंदू धर्म अच्छा है, ये सांप्रदायिकता नहीं है। आप अगर इस्लाम को मानते हो और आप कहते हो अल्लाह हू अकबर, तो ये इस्लाम अच्छा है, ये कोई सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन जब मैं कहता हूं ना कि हिंदू जिंदाबाद और इस्लाम मुर्दाबाद, तो ये सांप्रदायिकता है। अपने धर्म को बेहतर करना, अपने धर्म को बेहतर कहना सांप्रदायिकता नहीं है। आप अपने आप को बेहतर कहते हो,
ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दूसरे को जब बुरा कहते हो तो ये बुरी चीज है। तो यहां से जो डिफरेंस है ना, ये जो हिंदू मुस्लिम और ऊंचा नीचा बड़ा छोटा, वो एक आप मेजर फैक्टर यहां से मान सकते हो। तो यहीं से जो है पहली बार मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिमों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया, और वहीं से जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई है वो खाई बढ़ती चली गई। और आप देखो तो 1942 में, 1939 से लेकर 42 तक जो है जिन्ना जिस तरीके से सक्रिय रहे, लियाकत अली सक्रिय रहे, जिस तरीके से पाकिस्तान की मांग उठती रही, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है ये एक्ट जो है ये मैटर करता है, ये एक्ट मैटर करता है, और ये बात हमको बहुत विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहां से आगे बढ़े तो 1919 के बाद अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं, अच्छा, और एक बात और कि 1919 में जो मार्ले मिंटो था, इसी एक्ट के द्वारा दूसरा बात क्या किया गया कि यहां से जो है, यहां से अगर हम देखें मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा, अगर हम यहां से देखें तो भारत में पहली बार बजट पर, जो मैंने आपको अभी मैं शुरुआत में गलत बोल गया था, जो बजट पर पूरक प्रश्न, बजट पर जो है पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार मिला, पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार मिला, पूछने का अधिकार, तो वो अधिकार जो है बच्चों वो इसी एक्ट के द्वारा मिलता है, 1919 के द्वारा। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, पहला सांप्रदायिकता का आधार पड़ा, यानी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिमों को चुनाव लड़ने का अधिकार, और दूसरा जो है बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। ये दो बातें इस एक्ट के द्वारा महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार आपसे पूछी जा सकती हैं, और यहां से क्वेश्चन बच्चों बनते हैं, राइट। अब अगर हम यहां से आगे बढ़े, चलिए जरा हम यहां से आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो 1919 के एक्ट पर आइए। 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, इस एक्ट पर आइए, 1919 का अधिनियम, इस एक्ट पर आइए। तो जो 1919 का अधिनियम है, इस ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके द्वारा 5-6 बातें जो हैं वो भारतीय संविधान में जोड़ी गई, और वो 5-6 बातें अति महत्वपूर्ण है जिनको हमें ध्यान रखना है। जो पहली बात है बच्चों कि जैसे आपने देखा अभी कि 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम 1909 में डेवलप हुआ था, लेकिन 1919 में उसी आधार पर सिखों को जो है, सिखों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, सिखों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। मतलब अब जो सिख हैं वो भी जहां पर वो बहुलता में है, जहां पर वो संख्या में ज्यादा है, वहां पर सिख लोग जो है अपना अलग चुनाव लड़ सकते हैं, सिख लोग मतदान करेंगे और सिख कोई जो कैंडिडेट है वो जीत करके आएगा। तो 1909 का जो अधिनियम है बच्चों, उसके द्वारा पहला प्रावधान तो ये है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि 1919 के अधिनियम को हम और किस नाम से जानते हैं? तो बेटा इसका जो नाम है ना 1919 का, उसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड, चेल्म्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड सुधार। यानी कि अगर बेटा देखा जाए तो 1909 का जो एक्ट था, 1909 का, उसको हमने मार्ले मिंटो कहा था। तो जब हमने इसको मार्ले मिंटो कहा था, तो मार्ले जो है ये सचिव था, मार्ले क्या था? सचिव था, और मिंटो वायसराय था। तो मिंटो वायसराय था और मार्ले सचिव था। तो सचिव और वायसराय के नाम पर जो है अब कानून आने लगे थे, यानी कि सचिव और वायसराय के नाम पर कानून आने लगे थे, तो इसलिए हम इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते थे 1909 को। तो उसी प्रावधान पे यहां भी देखो तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो 1919 का जो एक्ट है ये मॉन्टेग्यू साहब सचिव थे, और जो ये चेम्सफोर्ड हैं ये उस समय वायसराय थे। तो इन दोनों के नाम पर जो है कानून आया। तो हम लोग 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू सचिव थे और ये वायसराय थे। अगर आप यहां से आगे बढ़ते हो, जैसे दूसरा पॉइंट अगर आप देखिए, तो इसी एक्ट के द्वारा सिखों का जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, तो दूसरा पॉइंट क्या किया गया? भारत में जो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, मत देने का अधिकार दिया गया। यानी कि अब भारत में महिलाएं भी जब भी चुनाव होगा तो वो उसमें मतदान कर सकती हैं। यानी कि मत देने का जो अधिकार है वो पहली बार कब दिया गया था बच्चों? वो 1919 के एक्ट के द्वारा दिया गया था। तो इस एक्ट की दो आपने महत्वपूर्ण बातें देखी।
इसी एक्ट में जो तीसरी बात महत्वपूर्ण है जो हम लोग देख सकते हैं, वो तीसरी बात ये है कि इसी एक्ट के द्वारा 1919 के एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार जो है कैग के पद का निर्माण किया गया था। कैग के पद का निर्माण किया गया है ना, कैग के पद का निर्माण किया गया। अब बच्चों अगर हम देखें कैग के पद का निर्माण किया गया तो कैग है क्या? तो कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं महालेखा नियंत्रक परीक्षक। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? महालेखा नियंत्रक, और इसको हम लोग परीक्षक कहते हैं, महालेखा नियंत्रक परीक्षक। तो ये भारतीय संविधान में आज अगर हम देखें तो आर्टिकल 148 से लेकर के और 151 तक इसका प्रावधान किया गया है महालेखा नियंत्रक परीक्षक का। ये करता क्या है? तो इसका काम ये है कि भारत सरकार के जितने भी खर्चे हैं जो हमारी संचित निधि पर भारित है या जितनी भारत सरकार खर्चे करती है, उन खर्चों की जांच पड़ताल करना, अपनी रिपोर्ट तैयार करना, और वो रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को सौंपता है। कौन? कैग। और कैग जो है, जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, राष्ट्रपति उसी रिपोर्ट को लोकसभा के अंदर रखवाती है और लोकसभा के अंदर जो लोक लेखा समिति है वो उस रिपोर्ट की जांच पड़ताल करती है। अगर कहीं सरकार करप्शन करती है, अगर कहीं सरकार धांधली करती है, अगर कहीं सरकार जो है जो पब्लिक का पैसा है उसके साथ मिसबिहेव करती है, तो ऐसी स्थिति में जो लोक लेखा समिति है वो संसद में उस मुद्दे पर बहस करके और पब्लिक के पैसे को गलत जगह प्रयोग होने से बचाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस एक्ट की 3 बातें ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसी एक्ट के द्वारा जो है अगर हम लोग यहां से आगे बढ़े तो इस एक्ट के द्वारा और भी बहुत सारी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। देखिए, इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार जो है द्विसदनीय पालिका की शुरुआत की गई। इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार द्विसदनीय पालिका की शुरुआत की गई। ये द्विसदनीय पालिका क्या है? ये द्विसदनीय पालिका क्या है? तो आज आप जानते हो कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा है। भारत में लोकसभा राज्यसभा है और लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला करके भारत के संसद का निर्माण होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को अगर हम मिला दें तो हम इसको समग्र रूप से संसद कहते हैं। तो संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अगर कोई प्रश्न पूछता है कि संसद के कितने सदन हैं, तो उसके 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये 2 सदन हैं, लेकिन संसद का अंग कितना है? 3 है। तो ये जो शुरुआत हुई थी ये 1919 में हुई थी और वहां पर तो उसको बोलते थे केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा कहते थे, केंद्रीय विधानसभा कहते थे। और इसको बोलते थे राज्य परिषद। राज्य परिषद। आगे चल करके अगर हम देखते हैं भारतीय संविधान में तो यही आज लोकसभा बन गया। और ये जो है बच्चों यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि राज्यसभा का इसने रूप ले लिया। आज आपको पता है कि जो लोकसभा है उसमें अधिकतम सीटें 550 हो सकती हैं। 500 एक्चुअली 52 का प्रावधान था, लेकिन एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त हो जाने के बाद ये अधिकतम सीटें 550 हो सकती हैं। और लेकिन अभी है कितनी? 543। 7 सीटें परमानेंट एब्सेंट है। 7 सीटें जो है ये परमानेंट क्या है बच्चों? एब्सेंट है। ये परमानेंट एब्सेंट है 7 सीटें। ये दैट इज इंपॉर्टेंट। और लेकिन तब जब ये पहली बार 1919 में बना था तब इसकी सीटें थी 145। कितनी सीटें थी बच्चों? 145। और 145 सीटों में जो जैसे आज अगर हम देखें तो 543 में 530 सीटें जो है, 530 सीट जो है ये बच्चों स्टेट्स को दिया गया है। यानी कि स्टेट से चुनाव होगा, राज्यों से चुनाव होगा और 530 लोग आएंगे। और 13 जो लोग हैं, जो 13 हैं ये यूटी से आएंगे। और पहले 2 एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन अब वो पद को एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। तो उसी तरीके से 1919 में 145 मेंबर होते थे और 145 में से जो 104 व्यक्ति हैं, जो 104 सदस्य हैं, ये चुन करके आते थे। ये जो रजवाड़े रियासतें होती थी उनकी विधानसभा चुन करके आते थे और 41 सदस्यों को जो है वायसराय नॉमिनेट करता था। जो वायसराय होता था, जैसे इस समय भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है वैसे ही तत्कालीन समय में वायसराय की स्थिति हुआ करती थी। तो ये 41 लोगों को वायसराय नॉमिनेट करेगा। और अगर हम यहाँ देख लें
तो आज राज्यसभा में अधिकतम 245 हैं, अधिकतम हो सकता है 250, लेकिन तब तत्कालीन समय में कुल 60 सीटें होती थी और 60 में 36 सदस्यों का चुनाव होता था। और जो 24 मेंबर हैं, जो 24 सदस्य हैं, वो जो है ये 24 सदस्य जो है ये वायसराय के द्वारा नामित होते थे। वायसराय के द्वारा नामित होते थे। लेकिन आज सीटें कुछ और हैं, अधिकतम 250 हो सकती हैं, और लेकिन है कितनी, 245। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पहली बार जो है 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग यहां से आगे बढ़े तो आपको पता है कि भारत में 1926 में 1926 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। बच्चों 1926 में 1926 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, लोक सेवा आयोग। लेकिन ये जो लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, इस आयोग के लिए जो प्रावधान किए गए थे वो 1919 में ही किए गए थे। तो 1919 के एक्ट के द्वारा जो है भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ये पांचों पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट था 1919 के एक्ट में। ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि 1919 के एक्ट द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग के स्थापना का प्रावधान किया गया। लेकिन 1926 में जाकर के दिल्ली में इसकी स्थापना की गई, 1926 में जाकर के इसकी स्थापना की गई। लेकिन प्रावधान कब से है, 1919 से। और एक लास्ट पॉइंट है कि 19 छठा पॉइंट है, इसी एक्ट के द्वारा भारत में जो है द्वैध शासन को लागू किया गया। द्वैध शासन को लागू किया गया। अभी जो लागू किया गया बच्चों, द्वैध शासन को लागू किया गया, ये द्वैध शासन क्या है इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बातचीत करेंगे। द्वैध शासन को 1935 के एक्ट में और बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। बच्चों इसको प्रमोट करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आज के लिए जो है मैं आपसे 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप इस क्वेश्चंस को मुझे आंसर में भी कमेंट में आप रिप्लाई करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा, आप क्वेश्चन को सुन करके पॉज करके नोट कर लेंगे। किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार जो है ब्रिटिश शासन, सॉरी, जो इंग्लिश कंपनी थी उसके व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस वर्ष में भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आप इस क्वेश्चन को सुनेंगे, पॉज करेंगे, लिखेंगे, इसका आंसर मुझे आप रिप्लाई करेंगे। किस एक्ट के द्वारा भारत में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तीसरा क्वेश्चन है आज के लिए कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसको अधिकार दिया गया। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में विधि आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में किस एक्ट के द्वारा पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं को शुरू करने का प्रावधान किया गया। छठा क्वेश्चन है कि भारत में राज्य सचिव का पद पहली बार कब बनाया गया। आप क्वेश्चन को पॉज करके सुनते रहिए, सुन लीजिए, पॉज कर दीजिए, आंसर सोचिए, आंसर टाइप कर दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सुनिए, फिर उसका आंसर बोलिए आप। अब चूंकि मैं रुक रुक के तो नहीं बोलूंगा, आप पॉज करके क्वेश्चन को सुन के समझ के उसका आंसर आप दे सकते हो, लेकिन मैं रुक रुक के नहीं बोल सकता बेटा। सातवां क्वेश्चन जो है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार बजट बनने का प्रावधान शुरू हुआ। आठवां क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार जो है डाउन फिल्ट्रेशन की थ्योरी आई। नवा क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के जो कंपनी का प्रशासन है उसको दो भागों में तोड़ दिया गया। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में भारत के गवर्नर जनरल के पद को कब बनाया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन क्वेश्चनों को सुना होगा, समझा होगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो जो पिछली वीडियोस हैं उनको आप देखिए और इस आंसर को टाइप करिए। बेटा जो आंसर टाइप करवाने का जो मेरा उद्देश्य है ना, वो ये है कि आप एक एक बात को बहुत ध्यान से पढ़ो, एक एक बात को समझो, एक एक बात को याद कर लो, एक एक बात को अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। मुझे लगता है कि ये बेहतर तरीका है याद करने का। आप याद करो, मुझे आंसर दो। बेटा जिंदगी में अगर कुछ करना है तो जुनूनियत की हद तक जाना होगा। अभी रात के 11:30 हो रहे हैं, 11:35 हो रहा है और मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं पागल हूं अपने काम के प्रति और मैं चाहता हूं कि आप भी पागल हो जाओ अपनी पढ़ाई को लेकर के। पागल होने का मतलब ये है कि जैसे सभी लोग पढ़ते हैं ना, उस तरीके से मत पढ़ो।
जितना वो उम्मीद करते हैं उसके दुगुना, 3 गुना, 4 गुना दिन रात अपने आप को झकझोर दो बेटा, झोंक दो। और जब ये पागलपन आपके अंदर आएगा ना, जब वो जज़्बात आएँगे, जब वो जुनून आएगा, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मेरा चैनल हिट करेगा, बेहतरीन हिट करेगा, क्योंकि मेरे अंदर एक पागलपन है कि मैं आपको शानदार पढ़ाऊँगा। और आप आज नहीं शेयर कर रहे हो, आज नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, लेकिन आप करोगे। आप बच्चों को शेयर करोगे, 100% करोगे, क्योंकि ये पागल आदमी जो है आपको मजबूर कर देगा ऐसा करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ बेहतरीन करोगे। इसको लर्न करो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग गाइस। कमेंट करना ज़रूर ध्यान रखना, आप इसको भूलना नहीं, और प्रश्न को सुन करके इसका आंसर ज़रूर देना। थैंक यू सो मच।